आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करते एक अच्छी खबर से, एक अच्छी पहल से। हमारे मुल्क में अब मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये सपना अब सच्चाई में बदलने जा रहा है। और ये काम किसी सरकार ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी नेता ने नहीं किया। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की पहल पर अब मुस्लिम संगठन ये काम कर रहे हैं। अब मदरसों में उर्दू और कुरान के साथ साथ साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी पहल है, बड़ा काम है। पूरे देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी। असल में जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल की शुरुआत की है। ओपन स्कूल के जरिए देश भर के मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदरसों से निकलने वाले जो बच्चे अभी आगे के पढ़ाई के लिए दर दर भटकते थे, अब उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन मिले, ये सब ओपन स्कूल के जरिए बताया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की ये जो प्लान है, ये सिर्फ कागज़ पर नहीं है, ज़मीन पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मदरसों के लिए बने इस प्लान के मुताबिक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 100 मदरसों को और महाराष्ट्र के 100 मदरसों को इसके लिए चुना गया है। इन 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जो टीचर्स अब तक मदरसों में अलिफ बे ते से हे पढ़ाते थे, तंजीमी तालीम देते थे, अब वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। इंटरनेट की मदद से बच्चों को दुनियावी तालीम कैसे देनी है, इसकी सीख ले रहे हैं। जमीयत ने मदरसों को मॉडर्न बनाने की मुहिम शुरू की है। मदरसों में अब तक सिर्फ दीनी तालीम मिलती है। बहुत थोड़े मदरसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जमीयत की कोशिश है कि देश की जितने भी मदरसे हैं उन सब में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। मदरसों में अब बच्चों को कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाए। बच्चों की जुबान पर कुरान की आयतों के साथ साथ मैथ्स के फॉर्मूले हों। अब मदरसे के बच्चों को 10वीं पास होने का वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर जगह एक्सेप्टेड होगा, मान्य होगा, जिससे पूरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा। अब तक मदरसे की पढ़ाई को औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी। मदरसों में पढ़े बच्चों को इस बात का मलाल रहता है कि कई मामलों में मदरसे से पढ़े लोगों के पासपोर्ट पर अनपढ़ लिख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को मजहबी तालीम देने वालों ने खुद को वक्त के साथ बदलने की तैयारी कर ली है। जमीयत ने जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है उसके मुताबिक 5 साल में कम से कम 50,000 बच्चों को हायर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब मदरसों में भी स्मार्ट क्लासेस के जरिए मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अच्छी तरह लागू होगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाएगी। यानी फोकस उर्दू और अरबिक के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पर भी पूरी तरह से होगा। और इसकी तैयारी आज से दिखाई देने लगी। आज पुणे के आजम कैंपस में दिल्ली, बिहार और वेस्टर्न यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स इकट्ठा हुए। अगले 20 दिन तक इन्हें नए कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें बताया जाएगा कि बच्चों की स्टडीज़ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कैसे ले जाना है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इसी कैंपस में मौजूद थे। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ टीचर से बात की, समझने की कोशिश की। इन टीचर्स की बात सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा ये नया कॉन्सेप्ट मदरसों के लिए कितना जरूरी है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मदरसा के कोऑर्डिनेटर्स की है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं ये लोग, मदरसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और अपने मदरसे में जाके दूसरे जो टीचर्स हैं उनको, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से फ़ायदेमंद है और किस तरीके से स्टूडेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन दिया जा सकता है और आगे क्या
उसके फायदे होंगे। तो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी कुछ चीज़ें होंगी इस तरीके से जो हमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बाई डिटेल बताई जाएंगी, जो हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं और सीखेंगे और जाके उसे अप्लाई करेंगे अपने मदरसे में। बदलने वाली बात है तो इससे तो फ़ायदा तो होता है। तालीम तरक्की का जीना है। हम ये भी सीख रहे थे और ये भी सीखेंगे तो फ़ायदा तो होगा। सब कुछ बदलेगा, मिजाज बदलेगा, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, आने वाले बच्चों में तरक्की होगी और बहुत कुछ दुनिया जहान को जान सकेंगे। तो बदलेगा तो बहुत कुछ। फ्यूचर 10th सर्टिफिकेट हर एक के लिए एक लाजमी सबूत होगा। इवन आप देखेंगे अभी इस वक्त बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जहां शनाख्त के सबूत के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया गया है। इवन अगर आप एक पोस्टमैन की जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको 10वीं के सर्टिफिकेट लाजिमी होगी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमारे कायद मौलाना महमूद असाद मदनी ने और मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, इन लोगों की एक मीटिंग जमा हुई और तमाम लोगों के मीटिंग होने के बाद ये चीज़ें वजूद में आई कि अब हम मदारिस के तलबा को भी असली तालीम फराहम कर सकेंगे। असल में आज की तारीख में मदरसों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मदरसे से पढ़ा कोई नौजवान जब दीनी तालीम लेकर बाहर की दुनिया में निकलता है तो उसके सामने चैलेंज अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई करने का होता है, अपनी तालीम को साबित करने का होता है। क्योंकि अगर वो मदरसे में सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ा है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो भी उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड के 10वीं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ती है। बिना सर्टिफिकेट उसकी दीनी तालीम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई नौकरियों में दीनी तालीम को तवज्जो नहीं दी जाती। पुणे में मदरसों के जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कहना है कि इस पहल से मदरसों से निकले बच्चों की उम्मीदों को पंख लग जाएंगे। वो भी दूसरे मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। मदरसों में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेट कई बार तो पासपोर्ट पर जाहिल लिख दिया जाता था। इसलिए मदरसों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है। मदरसे में बाज़ाब्ता मदरसे में जो है प्राइमरी की तालीम होती भी थी और कंप्यूटर वगैरह सिखाया भी जाता था, लेकिन चूँकि उस सनद को बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर मानी नहीं जाती थी, तो इसलिए अब ज़रूरत थी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट हो और जिसको जो है हुकूमत कबूल करे, सरकारी दस्तावेज़ में काम आए। और जैसे पासपोर्ट में जो जाहिल न लिखा जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टमैन की नौकरी है तो उसमें 10वीं का सर्टिफिकेट कंपलसरी है और ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर हमें मान लीजिए कि हम मदरसे से निकल कर हम कोई इंजीनियर बनना चाहें या डॉक्टर बनना चाहें, जाहिर सी बात है तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट इंशाल्लाह हमें जो है कामयाबी देगी और इसके बाद मदरसे से बच्चे जो निकलेंगे तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो जिस तरह का चाहेगा वो बन सकता है। उनके सामने जो राहें खुल जाएंगी। ऐसा था, एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म, वो बहुत अच्छी अरबी बोल लेता था, उर्दू बोल लेता था, लेकिन उसको कोई जो उसको डिग्री मिलती थी वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अमान्य होती थी। मसलन पासपोर्ट बनवाना था किसी को तो पढ़ा लिख कर भी अनपढ़ वहाँ पे शुमार किया जाता था। उस खला को दूर करने के लिए ये बच्चों को सर्टिफिकेट में मिलेगा 10वीं 12वीं का। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या वो वैज्ञानिक बनना चाहते, कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो जमीयत उलमा हिंद को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है कि तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी बताएंगे उसको बहुत ही ध्यान के साथ और इस दिली जज्बे के साथ उसको हम सीखेंगे और हासिल करेंगे कि ताकि वहाँ जाके हम जो हमारे यहाँ तलबा हैं उनको सही तरीके से हम प्रशिक्षण दे सकें, उनको जज्बे के साथ और सही तरीके से रास्ते के साथ उनको जो है हम तालीम दे सकें, और ताकि वो जो है आइंदा के लिए एक ऐसी नस्ल बन के उभरे जो आइंदा नस्लों के लिए जो वो मशअल राह हो, देश के लिए फ़ायदेमंद रहे, देश के लिए फ़ायदेमंद हो और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। आज तो सिर्फ 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। अभी पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है। शुरुआत छोटी है, लेकिन मैं कहूँगा ये बड़े काम की छोटी शुरुआत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से मदरसे के टीचर्स की ट्रेनिंग लेते हुए तस्वीरें देखिए। सोचिए पहले किस तरह का सिस्टम था। मदरसे में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई की जाती थी, उसकी तस्वीरें आती थी। ज़्यादातर जगहों पर आज भी यही हालात है। कई मदरसे इसलिए बंद हो गए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ था ही नहीं, और स्मार्ट बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। लेकिन जमीयत ओपन स्कूल इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है।
आज पुणे के आजम कॉलेज में मदरसों के टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। एक तरह से पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन था। फॉर्मल ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होगा। जो तस्वीरें इस वक्त पुणे के सेंटर में दिख रही हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मदरसों में भी दिखाई देगा। मदरसों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के जरिए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। आज जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे संवाददाता राजेश कुमार से बात की। मौलाना मदनी ने बताया कि जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं वो हजारों बच्चों की जिंदगी संवार सकता है। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का अच्छा मौका है। नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है, ये ओपन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूशन के से ज़्यादा स्टूडेंट बेस्ड है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, वो चाहेंगे तो हाई स्कूल और 12th सीनियर सेकेंडरी दोनों कर सकेंगे। इसी के लिए महाराष्ट्र के 100 मदरसे और दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के 100 मदरसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको एक जमीयत का जो अपना ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है उसके साथ एफिलिएट कर लिया गया है। अब ये स्टूडेंट्स को अब इनरोल कराया जाएगा और हमें यकीन है कि ये कामयाब होगा, आसान होगा और इफ़ेक्टिव होगा। तीनों चीज़ें होने वाली हैं इसमें, सक्सेस भी होगी और ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा। मौलाना मदनी को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। मौलाना महमूद मदनी के जहन में पूरा का पूरा आइडिया क्लियर है। वो चाहते हैं कि अब मदरसों से पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुल्क की तरक्की में अपना रोल निभाएं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुँचे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, बेस कैसे बने, कंपटीशन के ज़माने में बच्चे की फाउंडेशन मजबूत कैसे हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जमीयत ने ये ओपन स्कूल शुरू किया है। और अच्छी बात है कि कम्युनिटी के लोग इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दो फायदे हो जाएंगे सीधे सीधे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जनरल नॉलेज, एक लेवल की जनरल नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को भी हो जाएगी। दूसरे सर्टिफिकेशन हो जाएगा और उस सर्टिफिकेशन होने की वजह से और एक लेवल की मैथ है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिंदी वगैरह तो है ही है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये कुछ एक लेवल तक जब अगर किसी इंसान को आ जाए तो उसके लिए रास्ते खुले होते हैं आगे बढ़ने के। वो ट्रेन टीचर बन सकता है और बहुत सारे रास्ते हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फाउंडेशन बन जाएगा लोगों को आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर होगा। अभी तक भी जो मदरसे में तालीम दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो लिटरेट तो बना ही रहे हैं, पर जो एक सिस्टम में बना हुआ है दुनिया का, उससे बाहर थे। अब ये हमारे स्टूडेंट्स उसके अंदर भी आ जाएंगे, जो लोग इसमें इनरोल कराएंगे, जो आएंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे, जो दिलचस्पी लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा NIOS के ऊपर भी कि वो लोग कितना फ्लेक्सिबल होते हैं, या उनका जो पैरामीटर है वो तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और मैं समझता हूँ आसान होगा बच्चों के लिए, इनरोल होना भी आसान होगा और कामयाब होना भी आसान होगा। तो बाकी ये है कि जो हमारा ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, वो कितना पूरा होगा और क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कोशिश हम इसमें पूरी ताकत लगा कर रहे हैं। आज जो मदरसे हैं उनमें गरीब मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जाती है, ये तो अच्छा काम होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि मदरसों में उर्दू पर जोर दिया जाता है, कुरान पढ़ाई जाती है और दीनी तालीम कंपलसरी है। अब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कम होती है, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, वो गलत है। मदरसे ज़रूरी हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर हो जाए, मदरसे मॉडर्न हो जाएं
तो देश के करोड़ों मुस्लिम बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं। इनमें करीब 1,000 मदरसों को सरकारी मदद मिलती है। इनमें 19,000 टीचर्स हैं। तो सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। लेकिन कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी जरा भी नहीं आती। कई मदरसों में कंप्यूटर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन जब टीचर्स उसका इस्तेमाल नहीं जानते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप लखनऊ के मदरसे के बच्चों की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा ये बच्चे मॉडर्न एजुकेशन को कितना मिस करते हैं। उन्हें नए जमाने की तालीम की कितनी जरूरत है। मदरसे में जो सबसे बड़ी कोताही है, हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहती है, वो दुनियावी तालीम की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दीनी तालीम में तो अच्छे हैं, पर हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश की और मैथ की कमी महसूस होती है। तो हम हुक्काम और इक़्तिदार वालों से यही चाहेंगे कि जो सबसे मेन पॉइंट हमारे लिए और भी ज़रूरी है इस मॉडल दौर में, कि हमें दीनी तालीम के अलावा इंग्लिश की तालीम और रियाजी और जो है मैथ, इन सब की भी तालीम दी जाए। साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है भी तो कोई टीचर नहीं उसको चलाने वाला, सिखाने वाला, और उसके साथ साथ सैलरी बहुत कम होती है प्राइवेट मदरसों की। तो सैलरी बेहतर हो जाए, उसके अलावा कोई टीचर्स मिल जाएं तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी तरक्की मिल सकती है मदरसों को। जो मदरसे की तालीम है कुरान और हदीस के साथ साथ अगर हम दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे तो अपने तालीम के साथ साथ हम अपने देश का भी प्रोग्रेस कर सकते हैं और देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है, वहां जब इंग्लिश कंप्यूटर वहां पे अवेलेबल होंगे तो हम लोग को और दुनियावी चीज़ भी सीखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम दुनिया का भी और आखिरत का दोनों चीज़ इंशाल्लाह कर पाएंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि अभी जमीयत ने मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा के मदरसों को ओपन स्कूल प्रोग्राम में शामिल किया है। इन जिलों के कुछ मदरसों में हाईटेक इंतजाम किए जाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के भी कुछ मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। इस पहल से मदरसे के बच्चे बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सुना तो उनके जो रिएक्शन मिले वो सुनने लायक थे। बच्चे कह रहे थे जो कुछ अब हो रहा है वो तो कई बरस पहले होना चाहिए था। अगर पहले मैथ्स, साइंस इसका बेस तैयार हो जाता तो मदरसे से निकले बच्चे इंजीनियर बन चुके होते, डॉक्टर बन चुके होते, IAS बन चुके होते। जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं और या वहाँ पर हम दुनियावी उलूम जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो बच्चे हमसे पहले जा चुके हैं या निकल चुके हैं, तो अगर हम भी उसका जैसा हमें स्टैंडर्ड मिल जाए, या मैथमेटिक्स है, साइंस है, फ़िलासफ़ी है और ये दीगर जो ट्रेनिंग है ये हमें मिल जाए तो हम भी उनके साथ कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि जब स्कूल का बच्चा हमसे मिलता है या हमें देखता है तो समझता है कि भाई ये तो शायद उर्दू और अरबी की जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर हमें भी मैथमेटिक्स, साइंस और ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री मिल जाए और हमारे मदरसा इस तरह इसको अपना ले, या हमें भी इसके साथ साथ जैसे हमारे अरबिक के घंटे लगते हैं ये वाले भी घंटे लग जाए तो हमें भी बहुत ज़्यादा उनके साथ कदम पे कदम मिल सकता है। चाहते हैं कि अगर इस एक तरफ बच्चा जो है वो आलिम हो तो साथ साथ में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, और हमारे जो उलमा हैं, हमारे बड़े हैं, वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मदरसों में आम स्कूलों की तरह दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, इसका इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। वैसे मदरसों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़कर पैसे के बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगाई गई है। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसमें 479 करोड़ इतने रुपए मदरसों के लिए रखे गए हैं। सरकार पैसा दे सकती है, सुविधाएं दे सकती है, लेकिन रास्ता दिखाना, पैसे का सही इस्तेमाल होना, ये संस्थाओं पर डिपेंड करता है। मौलाना महमूद मदनी ने वही काम किया है। अब तक होता ये था कि मदरसों में आलिम, फाजिल और मुफ्ती की डिग्री मिल जाती थी। इस डिग्री से मदरसे में नौकरी मिल सकती थी, मस्जिदों में काम मिल सकता है, लेकिन ये डिग्री सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं दिला सकती। मदरसों से जो बच्चे आलिम की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाते उन्हें ठोकरें खानी पड़ती हैं। कुल मिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी या फिर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर इन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि मेन लाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता इस डिग्री के आधार पर।
लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ओपन स्कूल के जरिए 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े होते हैं, तो उनके लिए आगे पढ़ाई के और रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए मैं तो यह कहूँगा कि पुणे में जमीयत ने आज जो काम शुरू किया वो वाकई में काबिल तारीफ है, आने वाली नस्लों की बेहतरी करने वाला काम है, और इसके लिए मौलाना महमूद मदनी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और महाराष्ट्र में ये अच्छा काम हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से ही आज एक डराने वाली खबर भी आई है। यहां कोरोना केसेस की स्पीड तेजी से बढ़ने लगी है। अमरावती शहर में तो फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, यह मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक स्पॉन्सर मैसेज। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के खतरे की घंटी बज रही है। एक बार फिर लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन, रेड जोन जैसे शब्द फिर से सुनाई देने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 14,199 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 5,210 कोरोना के मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं और 2,212 केसेस केरल में दर्ज हुए। मतलब यह कि देश भर के 52% से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, अमरावती, नागपुर, यवतमाल और अकोला में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 761 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि मुंबई में पिछले 6 दिन में 4,859 कोरोना के नए केसेस आए हैं। अमरावती जिले में पिछले 5 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 के पार चली गई है। नागपुर में पिछले 5 दिन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 3,400 के पार हो गई है। अब हालत है कि अमरावती में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, अगर कोरोना के केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, लोगों की लापरवाही कम न हुई, तो फिर से लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र के तमाम शहरों में लोगों का जो रवैया दिख रहा है वो चिंता में डालने वाला है। इसीलिए तमाम जिलों में सख्ती शुरू की गई है। अमरावती जिले के अमरावती शहर और अचलपुर शहर में आज रात से 1 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। इसके अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, नांदेड़ जैसे कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और दूसरी तरह की कई पाबंदियां लगाई गई हैं। कई शहरों में स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब सरकार ने सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। शादियों में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमानों के शामिल होने की परमिशन होगी। किसी भी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक है। हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना जरूरी है। जो बिना मास्क के दिखाई देगा उस पर 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर और बुल्ढाना के गजानन महाराज मंदिर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और प्रशासन भी सरकार के आदेश को जमीन पर सख्ती से लागू कर रहा है। मुंबई के मॉल्स में, जूहू चौपाटी पर, मरीन ड्राइव पर या बैंड्रा जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बीएमसी के मार्शल तैनात हैं और जो भी बिना मास्क के दिखाई देता है उसका तुरंत चालान काटा जाता है। भीड़ क्यों है तुम्हारा? सब काम पे सोशल डिस्टेंस जरूरी है। आपको मुख्यमंत्री का आदेश लॉकडाउन नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला सोशल डिस्टेंस, मास्क और हाथ धोने का फाइन भरना है सर। विदाउट मास्क मास्क नहीं था आपका मास्क नहीं था। एक मिनट आई एम 65 और मैं पूरा टाइम मास्क ऐसा नहीं रख सकता हूँ। मैं तो 10-10 मिनट के बाद 2 मिनट सांस तो लेने, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मास्क नहीं था मगर आपका हाथ में था ना। हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या बताया है कि जो 55 अबाव जो रहता है आदमी, उसको ज्यादा जल्दी लगन होता है। तो तुम क्यों इधर आ रहा है? पब्लिक आपके पास आएगा और आपको वो बीमारी लगेगा, आप घर के लेके जाएगा। तुम खाली आर्गुमेंट कर रहा है। तुम गवर्नमेंट को कुछ बिल्कुल नहीं, पूरा साथ है, सहायता नहीं दे रहा है।
बिल्कुल साथ। गवर्नमेंट का रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आपका एज बोल रहे हैं आप 65, तो इधर क्यों रहे पब्लिक प्लेस में? विक्रेता जो है वो खुद ही मास्क नहीं लगाए है, तो उनको यहाँ पर जुर्माना उनसे वसूला जा रहा है। आपने मास्क नहीं लगाया था? लगाया था, लेकिन आधा लगाया था। तो आधा से कोरोना हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन मैं इधर अकेली थी ना, इसलिए नीचे किया था मैंने। आपका मास्क क्यों नीचे है? कोरोना का डर नहीं लगता है? लगता ही नहीं। पब्लिक प्लेस में आपने मास्क नीचे किया है। अरे क्या बोलेंगे आप? लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? नहीं। मास्क क्यों नहीं लगाया फिर आपने? एक्चुअली मैम अभी जस्ट मेरा वाइफ एंड बच्चा अंदर ही है, तो क्या आपको कोरोना नहीं लगता इतनी भीड़ भाड़? या आई नो। चलो पानी ला दो। सॉरी, मास्क क्यों नहीं पहना है? अभी खा रही थी, वैसे ही बैठे पब्लिक प्लेस में। आई नो, लगता है। चाहते हैं लॉकडाउन लगे? नहीं। गलत है ना मास्क नहीं लगाना? हम भी जस्ट तो मैम बैठा हूँ मैं, अब बैठने पे भी टेंशन की बात होती है। वो भी बात सही है आपकी। अभी जस्ट मैं खाया, अभी थोड़ा सुकून है, अभी मुंह पोंछ के रखा। आसपास बहुत ज्यादा लोग डिस्टेंस पे नहीं बैठे। आपकी भी बात सही है, पर मैंने अभी जस्ट खाया था तो इसके लिए मैं बैठा हूँ, अभी वापस मास्क पहन लूंगा। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं कि जरा सी लापरवाही कितना नुकसान कर सकती है। जब रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, तो कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो। इसीलिए कोरोना के बढ़ते मामले और चीफ मिनिस्टर के सख्त रवैये का असर आज मुंबई में दिखाई तो दिया। ग्राउंड लेवल पर लापरवाही रोकने के लिए बीएमसी की टीमों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। बीएमसी के दस्तों ने बैंक्वेट हॉल और होटल्स पर छापे मारे। बीएमसी ने उन लोगों पर भी एक्शन लिया जो कोरोना के लिए तय गाइडलाइंस तोड़ते दिखाई दिए। बीएमसी की एक टीम ने मुंबई के दादर इलाके में एक बैंक्वेट में रेड की। गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन हॉल में 125 लोग मौजूद थे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, इसलिए बैंक्वेट हॉल के मालिक पर बीएमसी की टीम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और हिदायत दी, अगर फिर से नियमों का वायलेशन हुआ तो कार्रवाई कड़ी होगी। ज़्यादा नहीं है, 100-125 आदमी ज़्यादा नहीं है। लिमिट तो 50 की है ना? आप तो 50 का लिमिट है, लेकिन हाल तो थोड़ा बड़ा है, इसके हिसाब से वो थोड़ा ठीक है। कितना भी बड़ा रहने दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन है कि 50 ही होनी चाहिए, और वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते होने चाहिए। लड़का और लड़की का दोनों मिला के घर का ही 100 आदमी रहता है, तो क्या करेगा? अभी रहता है, लेकिन अभी बीएमसी की गाइडलाइंस है और कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए तो सरकार गाइडलाइन जारी करती है। किसको रोकेगा? ऐसा है ना। फिर आपको तो फाइन लग रहा है, फिर ऐसे में जो है कोई होगा तो भरना ही पड़ेगा। कभी क्या करेगा, हमारा गलती हो गया, उसमें क्या कर सकता है। लेकिन आप मानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे, तो सबको खबरदारी सब मालूम है, अभी मालूम है, लेकिन करेगा क्या? लोग आता है तो हम कैसा रोक सकते हैं? उसको बोला 10 बार कि बताओ, तरी क्या करेगा अभी वो लोग? शादी एक्चुअली गए साल लॉकडाउन के पहले तय हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग ने फिर से डेट बदली करके हमारे 100 आदमी और उनके 100 आदमी गए 4 महीने पहले ही बोल दिए थे। और अब भी जो कल उद्धव साहब ने जो स्टेटमेंट है उद्धव साहब का कि 25 आदमी आपके 25 आदमी उनके, उसके वजह से ये तकलीफ हुआ है। तो हमारे पहले 4 महीने पहले हम लोग ने जो पत्रिका और वो सब हमने जो तय किया था, उसके वजह से ये 100 आदमी आज आए हैं। हमसे गलती हो गई, हमने मान ली, बराबर। इसके आगे जो शादी करे वो सब नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा हमारा भी कहना है। अब लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। शादी तय हो गई, 100 मेहमान दोनों तरफ से तय हो गए, अब आखिरी मिनट पर मना करें, किसको मना करें, किसको बुलाएं, किसको छोड़ें। हमारे समाज में इन सब चीज़ों की बहुत मान्यता है, लेकिन करें तो क्या करें? सच तो है कि छोटी सी गलती भी जान की दुश्मन बन सकती है। ये कोरोना है ही ऐसा। इतने दिनों से इसे रोकने की कोशिश हुई, इस सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए सावधान रहने में ही भलाई है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे, कोरोना के इलाज के लिए फिर से पहले की तरह इंतजाम करेंगे, लेकिन इलाज की नौबत ही ना आए, किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए पाबंदियां लगाएंगे, जिससे कोरोना की चेन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लोग बिंदास घूम रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोग मार्केट में जा रहे हैं, रश कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त उन्होंने अपनी जवाबदारी को पहचानना चाहिए। इसलिए हमने नागपुर ज़िले में और शहर में स्कूल, कॉलेजेस
कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक के बंद रहेंगी। सभी मार्केट शनिवार इतवार छोड़कर बंद रहेंगे। जो वीकली मार्केट है वो पूरा 7 मार्च तक के बंद रहेगा। होटल रेस्टोरेंट में 50% क्षमता में शुरू रहेंगी। रात को 9 बजे के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। जितने भी शादी ब्याह होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रम जो है वो 7 मार्च तक के बंद करने के आदेश दिए, जिसमें मंगल कार्य, लॉन, रिसोर्ट आते हैं। कोविड सेंटर फिर से पूरे क्षमता में यहाँ चालू हो जाएंगे। जितनी टेस्टिंग बढ़ानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। यह सब निर्देश हमने यहाँ पर दिए हैं। नितिन राउत की बात तो सही है कि लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, संयम दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक मुश्किल है, आम लोगों को तो चालान के डर से मास्क लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पुलिस के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। फाइन के डर से शादी ब्याह में मेहमानों की लिस्ट छोटी कर देंगे। लेकिन आम जनता मान जाएगी। जो वीआईपी हैं उन्हें कौन रोकेगा? क्योंकि आज महाराष्ट्र से जो 2 तस्वीरें आई उनसे साफ है कि सरकारी पक्ष के नेता हों या फिर विरोधी दल के, कोरोना के गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आज जलगांव में उद्धव सरकार के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का प्रोग्राम था। दिलीप वलसे पाटिल तो नहीं आए, उनकी जगह एनसीपी विधायक अनिल पाटिल मौजूद थे। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में कोरोना को खुलेआम दावत दी गई। न मंच पर बैठे नेताओं ने कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया, न ही मंच के नीचे जो लोग थे उन्होंने। यहां तक कि बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहनकर बैठे रहे। जिस हॉल में यह कार्यक्रम था वहां 500 से ज्यादा लोग बैठे थे। और हैरानी की बात है कि सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। कल फिर से उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया था। सिर्फ महाविकास आघाड़ी के नेता ही नहीं, बीजेपी के कुछ नेता भी कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। कोल्हापुर के पूर्व सांसद धनंजय माडिक के बेटे की शादी थी, कोरोना के नियमों का खुलकर वायलेशन किया गया। पूर्व सांसद महोदय के बेटे की शादी का फंक्शन पुणे में हुआ, इसमें हजारों लोग शामिल हुए। गेस्ट की लिस्ट में एमएलएस थे, एमपीज थे, बड़े बड़े नेता थे, अफसर थे। लेकिन शादी समारोह में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही ज्यादातर मेहमानों ने मास्क पहने हुए थे। 2 बातें समझने वाली हैं। पहली ये कि सरकार हॉस्पिटल में बेड्स का इंतजाम कर सकती है, डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का इंतजाम कर सकती है, ज्यादा टेस्टिंग कर सकती है। अब तो वैक्सीन भी पहुंच रही है। लेकिन कोरोना की दवा तो नहीं है। इससे तो आपको खुद ही बचना होगा। अगर सावधानी रखेंगे तो बचे रहेंगे, लापरवाही करेंगे तो खुद भी मुसीबत में पड़ेंगे और दूसरों को भी मुश्किल में डालेंगे। बड़ी मुश्किल से यह देश कोरोना के इस त्रासदी से बचा है। और दूसरी बात यह कि भले पूरी दुनिया ने भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की हो, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि महाराष्ट्र और केरल ये 2 ही राज्य हैं जिनमें कोरोना पर पूरी तरह कभी काबू पाया ही नहीं गया। जिस वक्त कोरोना पीक पर था उस वक्त भी महाराष्ट्र और केरल का योगदान 2/3 से ज्यादा होता था। अब जब पूरे देश में कोरोना धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, तो भी इन 2 राज्यों में फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। इसलिए इन 2 राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल के कारण एक बार फिर पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जो लोग इस खतरे को नहीं समझ रहे, उन्हें आज मैं एक बार फिर अमेरिका की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अमेरिका के लोगों ने यही गलती की जो महाराष्ट्र में हुई, जो केरल में हुई। उन्होंने भी लापरवाही बरती और अब लाशों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही। आप हैरान होंगे, अमेरिका में कोरोना से 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और यह फिगर कंसास सिटी, मिसौरी और अटलांटा शहर की आबादी के बराबर की है। अमेरिका के लिए कोरोना कितनी बड़ी मुश्किल बनकर आया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उतने लोग वर्ल्ड वॉर 2 में, कोरिया वॉर में और वियतनाम वॉर को मिलाकर भी नहीं मारे गए। मुझे याद है करीब 8 महीने पहले आज की बात में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोदी गई सामूहिक कब्रों की तस्वीरें दिखाई थी।
अब अमेरिका में फिर से वही हाल हो रहा है। अमेरिका के पास पैसा है, पावर है, हॉस्पिटल्स हैं, ज़बरदस्त मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया का सबसे बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी अमेरिका कोरोना का मुकाबला करने में फेल हो रहा है, अपने लोगों को बचाने में नाकाम हो रहा है। और इसकी एक ही वजह है, लोगों की लापरवाही। जैसे ही कोरोना का डर खत्म हुआ, केसेस कम हुए, अमेरिका में लोग पब में जाने लगे, पार्टियां करने लगे, बीचेस पर घूमने लगे, और उसका क्या असर हुआ ये आपने देख लिया। इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं, लापरवाही मत कीजिए, मास्क जरूर लगाइए और ठीक से मास्क लगाइए, नाक और मुंह दोनों को कवर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ बार बार धोइए, और कोरोना से बचने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में गर्मी पैदा कर दी। मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, और आज ही मोदी ने नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मेट्रो ट्रेन के चलने से दक्षिणेश्वर के अलावा कालीघाट के काली मंदिर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भी सहूलियत मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये सारे डेवलपमेंट के काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन बंगाल में विकास के बजाय सरकार का फोकस टोलाबाजी और तुष्टीकरण पर रहता है। मोदी ने आज ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा कि अपीजमेंट के लिए ममता बनर्जी की सरकार दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाती है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करती है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो हर धर्म और समुदाय के लोगों को अपनी आस्था, अपनी संस्कृति को मनाने की पूरी इजाजत होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। और इसके बाद मोदी ने कटमनी और टोलाबाजी की बात की। मोदी ने कहा, यह बंगाल का दुर्भाग्य है, यहां करप्शन को सरकारी मान्यता मिल गई है। सरकार के संरक्षण में गुंडे लोगों से वसूली करते हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल का विकास तभी होगा जब कटमनी का कल्चर खत्म होगा, और यह कल्चर तभी खत्म होगा जब ममता बनर्जी की सरकार से विदाई होगी। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा।
बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन करने निकलते हो तो उनका दूसरा ही स्वरूप दिखाई देता है। वो जानते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी विरोधी पार्टी को डिफेंसिव पर डाल देंगे। कटमनी, टोलाबाजी टैक्स और तुष्टीकरण, ये वो सवाल हैं जो ममता बनर्जी को हर रोज परेशान कर रहे हैं। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है और आज नरेंद्र मोदी ने बड़े ही तरीके से इन सारे इश्यूज पर बात की। मोदी ये भी जानते हैं कि हमला होगा तो ममता खामोश नहीं रहेंगी, जवाब देंगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ममता जितना अपने आप को डिफेंड करेंगी उतना इन मामलों में उलझती जाएंगी, क्योंकि बंगाल वासी ये जानते हैं कि बंगाल में टोलाबाजी टैक्स तो चलता है, करप्शन भी हुआ है। अब कोयला घोटाले की जांच तो ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। ममता की इस नई मुश्किल के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया जब कोयला घोटाले की जांच का दायरा ममता बनर्जी की चौखट तक पहुंच गया। कोयला घोटाले के केस में सीबीआई ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की वाइफ रुजिरा बनर्जी और उनकी सिस्टर इन लॉ मेनका गंभीर पर शिकंजा कसा है। मेनका गंभीर से सीबीआई के 8 अफसरों ने आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक की वाइफ रुजिरा बनर्जी से कल पूछताछ हो सकती है। आज रुजिका ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा वो कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने घर पर रहेंगी। अगर सीबीआई चाहे तो घर आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। रुजिरा पर इल्जाम यह है कि कोयला चोरी करने वाले गैंग के सरगना अनूप माझी से उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। ममता पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा रेंज में खदानी कोयले की चोरी का मामला है, ये बात जानती हैं अच्छी तरह से। पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अनूप माझी उर्फ लाला और विनय मिश्रा का नाम आया था। विनय मिश्रा को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। विनय मिश्रा को सीबीआई ने 4 बार समन किया, लेकिन वो एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में इंक्वायरी के बाद ही अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर के नाम सामने आए। कुछ ही दिन पहले की बात है जब शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि अनूप माझी ने रुजिरा बनर्जी के बैंकॉक स्थित एक बैंक अकाउंट में रोजाना 1.5 लाख थाई करेंसी जमा कराई। सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी क्या रुजिरा बनर्जी के अनूप माझी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन तो नहीं है। बंगाल में सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी सबसे ताकतवर नेता हैं। पूरे इलेक्शन कैंपेन का मैनेजमेंट अभिषेक और पीके के हाथ में है। चाहे फंड का इंतजाम हो या उम्मीदवारों का सिलेक्शन, अभिषेक की बड़ी भूमिका है। ममता उन पर भरोसा करती है। अभिषेक एक अच्छे ऑर्गेनाइजर है, अच्छे ओरेटर हैं, यंग हैं, इसलिए इलेक्शन के दौरान उनकी उपयोगिता और भी है और इसीलिए वो बीजेपी के निशाने पर हैं। उनकी वाइफ पर सीबीआई का फंदा अभिषेक को परेशान करेगा। बाद में इस केस में कुछ निकले या ना निकले, चुनाव के दौरान ये इशू तो बनेगा। एक और ब्रेक के लिए रुकना है मुझे और उसके बाद हम दिखाएंगे स्पेन में 5 लोग कूड़े के ढेर में क्यों छिपे थे, क्या मजबूरी थी। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर स्पेन से आई है। स्पेन की पोर्ट सिटी मेलिला में सिविल गार्ड ने यहां 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तरीके से स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे।
इनमें से 4 लोग कूड़े के एक ऐसे कंटेनर में छिपे थे जिसमें खाली बॉटल्स भरी हुई थी, जबकि एक शख्स राख के ढेर में छिप गया था। स्पेन की स्पोर्ट सिटी का बॉर्डर मोरक्को से लगता है और मोरक्को ने ही स्पेनिश अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ लोग इस तरह स्पेन के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। कल यहाँ से करीब 41 लोगों को अरेस्ट किया गया। गार्बेज कंटेनर और राख के अलावा कुछ लोग ट्रकों में और दूसरी गाड़ियों में छुपे हुए थे। इस साल करीब 1800 लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। अफ्रीकन मुल्कों में काफ़ी गरीबी है, कई देशों में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। ऐसे में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में ये लोग यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। और यही आपने इन तस्वीरों में देखा। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। अगले 48 घंटे पाकिस्तान और इमरान खान के लिए बहुत भारी है, क्योंकि FATF ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या उसे राहत दी जाए। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल है, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सौरभ शर्मा।